समय परिवर्तनशील है और उसकी रफ्तार बहुत तेज है। कामिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से गांव धनबाद में उसका दूसरी बार इस तरह आगमन होगा। पहली बार जब इस गांव में आई थी, एक नई नवेली दुल्हन बनकर, हाथों में मेहंदी, रंग बिरंगी चूड़ियां, पैरों में बजने वाली पायल और चेहरे पर लंबा घूंघट डाले वह बिरजू के पीछे पीछे चल रही थी। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थी और बच्चे उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने के लिए लालायित थे। आंखों में सपने सजाए उसके पैर ससुराल की तरफ बढ़ रहे थे। द्वार पर पहुंचने पर द्वाराचार की रस्में हुई। कुछ अन्य रस्मों के बाद बहू की मुंह दिखाई की रस्म हुई। गांव की महिलाएं उसका घूंघट उठाती चेहरा देखकर बैलिया लेती और उपहार देती। सब उसकी सुंदरता की तारीफ कर रही थी और कह रही थी, बिरजू के तो भाग खुल गए। कलावती जी ने हंसकर कहा, तुम सब मेरी बहू को नजर मत लगाना, आज ही उसकी नजर उतारूंगी। कलावती जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस तरह हंसी मजाक करते रस्म पूरी हुई। कलावती ने गांव की प्रथा के अनुसार सबको गुड़ धना बांटा। सब अपने घर चली गई। जाते समय सबके मन में यही विचार था कि कहाँ काला कलूटा बिरजू और कहाँ इतनी प्यारी बहुरिया। ईश्वर ने क्या जोड़ी बनाई है। कामिनी पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुंदर लड़की थी। उसके पिता रामेश्वर जी ने अपनी गरीबी के कारण बेटी का विवाह बिरजू से कर दिया था। उनके समाज में दहेज प्रथा थी और दहेज देने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। बिरजू की मां ने दहेज नहीं मांगा, उसे संस्कारी बहू चाहिए थी। बिरजू के दोस्त हमेशा कामिनी की सुंदरता की तारीफ करते थे। वे उसकी किस्मत से जलते थे और सोचते थे कि ऐसा क्या करे कि इसकी पत्नी इससे दूर हो जाए। समाज में ऐसी विकृत प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है। कामिनी और बिरजू की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही थी। बिरजू की आमदनी कम थी, मगर कामिनी बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करती थी और बचत भी करती थी। कलावती जी हमेशा उसकी प्रशंसा करती थी। सब प्रेम से रहते थे। बिरजू के दोस्तों ने मीठा मीठा बोलकर उसे शराब और जुए की लत लगवा दी। अब उसका पैसा उसमें खर्च होने लगा। घर में पैसों की तंगी आने लगी। माँ बहुत समझाती पर कोई असर नहीं होता। कामिनी कुछ कहती तो वह उसकी पिटाई कर देता। घर की खुशियों पर ग्रहण लग गया था। कामिनी माँ बनने वाली थी, 2 महीने का गर्भ था, मगर उसे खुशी से ज्यादा चिंता हो रही थी। बिरजू की आदतों के कारण घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल रहा है, तो वह आने वाले का लालन पालन कैसे करेगी। एक दिन उसने कलावती जी से कहा, माँ जी मैं तो घर के बाहर जाती नहीं हूँ। आप इतने लोगों को जानती है, अगर कहीं पर मेरे करने लायक काम मिल जाए तो कुछ कमाई हो जाए। आपके बेटे को तो पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझना ही नहीं चाहते। देवयोग से उस दिन कलावती जी की सहेली माया जी घर पर आई। बातों बातों में वे बोली, कला मैं बहुत परेशानी में हूँ। छोटी बहू तारा को लड़की हुई है, मगर बहू और बेटी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी बहू के दोनों बेटे अभी छोटे हैं, दिन भर धमाल करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते। बहू अकेले घर का काम करती है तो थक जाती है। मैं चाहती हूँ कि कोई घर जैसी महिला मिल जाए जो बच्चों को संभाल ले, मुझसे भी अब काम नहीं बनता है। कलावती ने कामिनी से पूछा, वह तुरंत तैयार हो गई। उसने कहा, आप बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी मुझ पर छोड़ दे, मैं उन्हें पढ़ा भी दूंगी। दूसरे दिन से कामिनी माया जी के यहाँ काम पर जाने लगी। वह बच्चों को संभालती और साथ ही बच्चों को पढ़ाई भी करवाती। उसका पढ़ाने का ढंग ऐसा था कि बच्चों को पढ़ने में मजा आने लगा था। घर के सभी लोग खुश थे, पैसों की कमी नहीं थी। कामिनी की कमाई से घर व्यवस्थित चलने लगा। 3 महीने तक सब व्यवस्थित चला, मगर बिरजू के दोस्तों ने बिरजू के मन में शंका का बीज डाल दिया। उससे कहते, आजकल भाभी जी बहुत खुश नजर आती है, तू तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है। तेरे घर से निकलने के बाद वे बड़ी हवेली में जाती है और शाम को घर आती है। कोई कहता, भाभी जी यही इतनी सुंदर, तेरे साथ कब तक जीवन बिताए, उन्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है। बात बिरजू के मन को लग गई। दूसरे दिन वह काम पर जाने के बहाने निकला और गया नहीं, अपने घर पर नजर रखी। कामिनी अपने काम पर गई तो छुपकर उसके पीछे गया। उसने देखा कि वह बड़ी हवेली में गई। उस समय वह कुछ नहीं बोला। रात को बहुत पीकर आया और गालियां बकने लगा। माँ ने बहुत समझाया तो उसे भी झिड़क दिया, वह नीचे गिर गई। अब बिरजू ने डंडा लेकर कामिनी को पीटना शुरू किया। कलावती जी चिल्लाती रही, दुष्ट रुक जा, वह गर्भवती है। मगर उसके सिर पर खून सवार था। वह दुगने वेग से झपटा, कुलक्षणी पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है। उस दिन वह उसे मार ही डालता अगर पड़ोसियों ने बीच बचाव नहीं किया होता। गांव छोटा था, किसी ने थाने में खबर कर दी। पुलिस बिरजू को पकड़ कर ले गई। कामिनी का गर्भपात हो गया। इस सदमे में कलावती जी का देहांत हो गया। एक खुशहाल घर की खुशियों पर इस शक के कीड़े ने ग्रहण लगा दिया था।
कामिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे प्यार करने वाली सास भी उसे छोड़कर चली गई थी, वह किसके सहारे रहे। उनके 13 दिन का कार्यक्रम उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। बिरजू के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। 13 दिन बाद एक दिन वह इस गांव को छोड़कर चली गई। कुछ दिन मायके में शरण ली, मगर वहां भी भैया भाभी को अखरने लगा। उसने एक विद्यालय में नौकरी की और अपने रहने की अलग व्यवस्था की। बिरजू को तलाक का नोटिस देकर पेटिशन फाइल की। उसने भरण पोषण की मांग भी नहीं की। बिरजू के व्यवहार को देखते हुए जज ने आसानी से उनकी तलाक को मंजूरी दे दी। कामिनी पढ़ती रही और परीक्षा देती रही। उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर सरकारी नौकरी लग गई। समय का चक्र देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग धनबाद के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई। आज दूसरी बार उसका इस गांव में आगमन हुआ। पहली बार एक दुल्हन के रूप में आई थी और आज एक शिक्षिका के रूप में। अपने ज्ञान के प्रकाश से वह कई विद्यार्थियों के जीवन को संवार रही थी और बिरजू पूरे गांव के लोगों की उपेक्षा का पात्र बन गया था। नौकरी से निकाला जा चुका था और इसी विद्यालय में चपरासी का काम कर रहा था। अपनी करनी पर पछता रहा था। एक शक के कीड़े ने उसके सुखमय जीवन को तबाह कर दिया था।